जी असद भाई, बताएं अपने बारे में थोड़ा। बहुत शुक्रिया सजावत भाई, आपने मुझे जो है ना वो ये मौका दिया कि मैं किसी को कुछ गाइड कर सकूं। और मुझे खुशी होगी कि अगर मेरे बताने से बाकी लोगों की रहनुमाई हो। आप पूछें, मैं आपको बताता हूँ सारी डिटेल कि कैसे यहाँ पे इजीली आप आ सकते हैं पीएचडी के लिए एज ए रिसर्च स्टूडेंट, या हम्म। मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं। कोर्स अब यहाँ मास्टर्स भी दो तरह का हो रहा है, एक मास्टर्स विद कोर्स वर्क एंड दूसरा मास्टर्स विद रिसर्च वर्क। सो दोनों के डिफरेंट जो है ना वो वेज हैं आने के। तो आप मुझे पूछें, मैं आपको डिटेल में गाइड करूँ। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमारे जो नाजरीन हैं वो सबसे, जो भी लोग बाहर आना चाहते हैं वो यही पूछते हैं कि हम किस एजेंट के पास जाएं। आप इसके बारे में ज़रा गाइड करें कि एजेंट के पास जाना ज़रूरी है भी है कि नहीं, क्या आपको ज़रूरत होती भी है एजेंट की नहीं, या आप एजेंट के बगैर ख़ुद ही अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। और ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो यहाँ पे आना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, उन्हें इस चीज़ का जो आइडिया नहीं होता कि वो किस तरीके से इस चीज़ को प्रोसीड करें। नंबर वन, अगर तो वो कोर्स वर्क के लिए अगर आना चाह रहे हैं, वेदर दे आर कमिंग फॉर बैचलर डिग्री और मास्टर्स विद कोर्स वर्क, तो उसमें मास्टर्स के लिए अगर वो डायरेक्टली भी अप्लाई करें तो यूनिवर्सिटी में तो उनका वो एडमिशन हो सकता है। और एजेंट की हेल्प ले लें तो वो कुछ ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उसमें आपको सुपरवाइज़र की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर एजेंट का काम होता है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ उनका एडमिशन प्रोसेस वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल ये है कि एक तो होते हैं जिस तरह यूनिवर्सिटी स्पेसिफाइड एजेंट्स हैं, उन्होंने उनके साथ जो भी उनका होता है, हम्म। एक जो हमारे वैसे ही जो जाली किस्म के बैठे हुए लोग, उनके बारे में थोड़ा गाइड करें कि लोग उनके पास ना जाएं। ज़रा थोड़ा ये बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं और डन बेस पे, ये डन बेस का भी बताएं कि ऐसा पॉसिबल है कि डन बेस भी होता हो यहाँ पे कुछ। अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। ऐसा कोई रिसर्च के लिए अगर वो आना चाहते हैं, मास्टर बाय रिसर्च या फिर मास्टर्स सॉरी पीएचडी विद रिसर्च, तो इसमें किसी किस्म का एजेंट का कोई तल्लक नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है वो एडमिशन के हवाले से। इसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने फील्ड से रेलेवेंट जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के, उस डिपार्टमेंट में जाएं और उनको ईमेल करें। जिस भी फील्ड से आपका तल्लक है, आपको अपने फील्ड से रेलेवेंट वो प्रोफेसर मिल जाएंगे। तो प्रोफेसर से आपने एक्सेप्टेंस लेनी है। ओके। दिस इज़ द स्टेप नंबर वन। ओके। अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो उसके बाद आगे सारा प्रोसीजर इजी हो जाता है। ये समझ लें कि 80% जो आपका काम है वो तभी हो जाता है जब आपको प्रोफेसर एक्सेप्टेंस दे देता है। तो ओके। ये बहुत इजी काम है एज़ कम्पेयर टू आप किसी एजेंट का। तो मैं कहता हूँ कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर कि वो रिसर्च के लिए आपका एडमिशन करवाए। ओके, चलें हम ज़रा सा इसको थोड़ा स्पेसिफाई कर लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो आपकी जो एजुकेशन थी वो 18 ईयर्स है पाकिस्तान में। हाँ, यस यस तो यस। 18 ईयर्स के बाद आप जो हैं वो रिसर्च पे आए हैं, तो ये पॉसिबल है कि 16 ईयर्स एजुकेशन के बाद भी जो है ना वो लोग पीएचडी के लिए आ सकें यहाँ पे। यस यस, इट इज़ पॉसिबल फॉर मास्टर्स। अगर आप मास्टर्स के लिए आते हैं विद रिसर्च, तो आपको वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा जैसे वो आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं। तो ज़रा मास्टर्स के हवाले से कम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बहुत ज़्यादा आपका रिसर्च बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। मेनली आपकी एकेडमिक जो है वो डिग्रीज़ और आइल्स स्कोर और ये प्रोफाइल आपकी देखी जाती है अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं। और अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं रिसर्च के लिए, तो उसमें मस्ट आपका रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए, पब्लिकेशंस होनी चाहिए और अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड भी होना चाहिए। और एक्सेप्टेंस दोनों के लिए ज़रूरी है, चाहे आप मास्टर बाय रिसर्च आ रहे हैं या मास्टर या पीएचडी। पीएचडी में डेफिनेटली रिसर्च ही होती है। तो दोनों के लिए प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। ओके, सो इन दोनों में चांसेस किससे ज़्यादा हैं? इधर अब मास्टर्स वाला बंदा जो है वो आसानी से यहाँ पे आ सकता है, या जो 18 ईयर्स वाला है वो आसानी से आ सकता है? वैसे मेरे ख्याल में
चूँकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो 16 ईयर एजुकेशन होती है उसमें रिसर्च का कंपोनेंट बहुत कम होता है और पब्लिकेशंस नहीं होती, तो इसलिए मास्टर्स में एडमिशन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है विद रिसर्च। और अगर थोड़ा सा स्टूडेंट उसमें कोई एक आध पब्लिकेशन कर ले या थोड़ी सी रिसर्च अपने का जो एक्सपीरियंस है वो गेन कर ले बैचलर डिग्री के बाद, तो उसके लिए भी वो इजीली आ सकते हैं। और डेफिनेटली पीएचडी के लिए पहले आपको एमएस या एमफिल करना पड़ता है, तो उसमें डेफिनेटली आपने ऑलरेडी रिसर्च की होती है और पब्लिकेशन डेफिनेटली बंदा वो कर लेता है उसमें, तो फिर वो पीएचडी के लिए तो डेफिनेटली वो एलिजिबल हो जाते हैं और आ सकते हैं। चलें, आप मुझे यहाँ पे ये भी बता दें पब्लिकेशंस कितनी होनी चाहिए, और जिसमें आप मेन राइटर हों या आप जो उसके सब राइटर जो भी होता है, इसमें मुझे आइडिया नहीं है, ज़रा बता दें। हाँ, ये बड़ा आपने टेक्निकल और अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें बेसिकली जो पब्लिकेशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें वो काउंट होती हैं और जर्नल का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो भी मैटर करता है। तो अगर तो आप एज ए फर्स्ट ऑथर आपकी 2 पब्लिकेशन है तो आपकी जो पीएचडी के लिए जो आपका केस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। ओके। अच्छा, इसमें अब थोड़ा आइट्स के बारे में भी बता दें कि कितना स्कोर हो तो आपके चांसेस हैं। वैसे तो जितना ज़्यादा हो जाए उतना ही अच्छा है, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के लिए तो आपका जितना मैक्सिमम हो वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन कहाँ तक यानी रेंज है, 6 है, आइदर 7 है, कि कहाँ पे हो कि आपके चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा? या एटलीस्ट 6.5 बेसिक रिक्वायरमेंट इन है ईच सारी ओवरऑल सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आइल्स स्कोर इतना होना चाहिए। और अल्टरनेटिवली अगर आप के पास प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस है और आपका कोई एक्सपीरियंस रिसर्च के रेलेवेंट है और आपने पब्लिकेशंस भी की हुई हैं, तो आप रिसर्च का कुछ एक्सपीरियंस है तो आप कोई लेटर यूनिवर्सिटी से बनवा लें या उस डिपार्टमेंट से या उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं कि वो जिसमें ये वो बताएं कि जो भी बंदे ने काम किया है या कोई उसने टीचिंग की है जो भी, तो वो इंग्लिश के अंदर वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, तो वो लेटर के अंदर वो लिख दें तो एग्जाम्पशन भी मिल सकती है इसको। वो तो बड़ी अच्छी बात है ये तो, क्योंकि काफ़ी जो हमारे दोस्त हैं उनको यही मसला है कि वो आइट्स कैसे करें या पीटी भी अल्टरनेटिवली कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक अल्टरनेट है कि अगर आप एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल में डेफिनेटली अगर रिसर्च पब्लिकेशंस हों और जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ से अब वो लेटर वो ले सकते हैं। अच्छा, मेरे यहाँ पे एक सवाल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ओवरऑल, मतलब अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कुछ मेरे दोस्त हैं, क्लास फेलोज़ भी हैं, वैसे भी जानने वाले हैं, जो 1.5 से 2 लाख पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी इतनी है, मतलब इससे ज़्यादा भी कर लें, 2.5 लाख कर लें, तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि यार क्या ये वर्थ इट है कि हम इतनी सैलरी छोड़ के आइदर स्टूडेंट वीज़ा, आइदर जो है पीआर, डायरेक्ट पीआर, किसी भी वीज़े पे जो है ना वो छोड़ के आ जाएं ऑस्ट्रेलिया, तो आप इसमें क्या रिकमेंड करते हैं? आपने ओवरऑल देख लिया, आपको 2 साल हो गए यहाँ पे। डेफिनेटली हायर स्टडीज़ के लिए जब आप जाते हैं और ऐसे कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए, यूरोप, अच्छे कंट्री से आप डिग्री करते हैं, तो उसके बाद आपके पास जॉब की बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। और मैं चूँकि अभी आपको सारी गाइडेंस स्कॉलरशिप के हवाले से दे रहा हूँ कि आप मास्टर्स विद रिसर्च आते हैं या पीएचडी के लिए आते हैं, तो यहाँ मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है और वो अच्छा स्टाइपेंड होता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पेसिफ़िकली ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेट है उनका, और वो सारे स्टूडेंट को वही फुली फंडेड स्कॉलरशिप दिया जाता है। लाइक दिस इज़ अराउंड 34 to 35,000 पर ईयर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ये अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो इट्स अराउंड 5 लाख। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज़ थी कि आपको स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जब आप स्कॉलरशिप पे होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सारे झंझट से जो है ना वो जान छूट जाती है। अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो आपको स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बैंक स्टेटमेंट या कुछ भी आपने प्रूफ नहीं देना कि आपने वहाँ पे कैसे रहना है, क्योंकि
यहाँ की गवर्नमेंट आपको पर मंथ यहाँ के रहने के लिए लिविंग एक्सपेंसेस आपको दे रही है, जितनी ड्यूरेशन आपकी स्टडी की है। तो बेसिकली स्टेटमेंट इसलिए होती है कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप फ़ी कैसे पे करेंगे, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप पे होते हैं तो सारी फ़ी आपकी आप फ्री स्टडी करते हैं, कोई फ़ी नहीं होती, और उसके साथ आपको रहने के लिए रेजिडेंट और साथ में अकोमोडेशन जो ओवरऑल है वो सारा खाना पीना सब उसके अंदर कवर होता है। ओके। तो स्टेटमेंट बेसिकली इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं कि आपने फ़ी कैसे देनी है, आपने अपनी अकोमोडेशन कैसे अरेंज करनी है, सारा कुछ। तो वो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट आपको दे रही है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना मैं आपसे आपकी फील्ड से थोड़ा सा हट के सवाल करने लगा कि यहाँ पे जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं या बैचलर्स के भी कुछ लोग आते हैं बच्चे यहाँ पे, तो उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी अराउंड 15,000 नॉर्मल है, इससे ज़्यादा ही होती है। तो क्या ये पॉसिबल है उनके लिए कि वो यहाँ पे कोई भी जॉब करके, और जॉब में जिसमें कोई भी हो सकती हैं, जैसे उबर ईट्स है, उबर ड्राइविंग है, या ड्राइविंग तो नहीं कर सकते शायद, तो इसके अलावा काफ़ी जॉब्स हैं, तो क्या बच्चे अपनी फ़ीस पूरी कर सकते हैं? यस, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि और जॉब्स की काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड है, और एवरेज अराउंड 24 आवर्स पर वीक अलाउ होता है स्टूडेंट को जो बैचलर के लिए यहाँ पे आते हैं। तो पर आवर नॉर्मली जो रेट चल रहा है वो मिनिमम जो है ना वो $25 पर प्लस ही होता है। तो उस हिसाब से अगर आप वो उसको मल्टीप्लाई कर लें तो, और उसमें फ़ी भी हो जाती है, और ना जो है ना वो लिविंग एक्सपेंसेस भी उसको ओवरऑल इसको अगर सम अप करें तो ये है कि आप फीस जो है ना वो कर ही लेते हैं, मतलब मे बी आपको पहले 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर मुश्किल हो, या जो आपने स्टार्ट में वो फ़ी डेफिनेटली जाने से पहले आपने वो खुद ही फ़ी देनी करनी होती है, मे बी जो दूसरी आपकी फीस है उसके लिए आपको हो जाता है। वो थोड़ा मेरे ये जितने भी जानने वाले स्टूडेंट हैं जिनसे मेरा है, तो वो उसको वो पूरा कर लेते हैं, फ़ी उनको दोबारा वो घर से वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब ना थोड़ा सा ऐसा करें कि आप जिस फील्ड में आप आए हैं, जो आपकी रिसर्च चल रही है, उसमें आप ना एक 3-4 स्टेप बता दें कि जो भी बंदा, अगर किसी ने एमफिल कर लिया हुआ है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, वो आइदर वो मैथमेटिक्स में है, फिज़िक्स में है, केमिस्ट्री में है, या इंजीनियर है, उसने एमएस कर लिया हुआ है, तो वो आगे अब क्या करे, कैसे वो यहाँ पे आ सकता है? सिंपल सा बताना है आपने, 3-4 जो है ना वो स्टेप बता दें। यहाँ आने से पहले मैं भी सोचता था, जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर किसी ने मास्टर्स किया है एक फ़िज़िक्स में तो वो पीएचडी भी आगे फ़िज़िक्स टाइटल के साथ ही करेगा। या अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर किया है तो मास्टर भी एज इट इज़ वो उसी में करेगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो रिसर्च है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड है, और रिसर्च प्रोजेक्ट जितने भी प्रोफेसर्स के पास होते हैं वो इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट होते हैं, और इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड्स के अंदर रिसर्च करनी होती है। तो ये एक लिहाज से अच्छा भी है कि आप अगर आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है तो आप यानी एक प्योर केमिस्ट्री के साथ तल्लुक़ रखने वाला बंदा वो सारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें एक प्रोजेक्ट के अंदर मैथमेटिशियन की भी ज़रूरत होती है, फिजिसिस्ट की, इंजीनियर्स की, केमिकल इंजीनियर्स की भी ज़रूरत होती है। तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी आ सकते हैं। हाँ, ये नॉर्मली मैंने भी अपनी स्टडी में भी देखा है कि हमें जो भी प्रोजेक्ट मिलते हैं वो ये नहीं देखते कि जी मेरी बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जांपल मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरी बैकग्राउंड किसी ने नहीं देखना कि यार ये प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूँ इस बंदे को तो ये केमिकल से ही रिलेटेड है। वो आपको जब आप टीम बनाते हैं तो टीम में भी, अब इवन मेरी क्लास में थी वो एक मेरीन टेक्नोलॉजी, अब मेरीन के साथ मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर से, तो ओवरऑल उन्होंने फिर हमें एक पोर्ट का दिया था प्रोजेक्ट, तो उसमें वो सारे लोग ही शामिल थे। बिल्कुल सही तो है। ये अब आपकी बात मतलब ये डबल कर रहा हूँ कि इसमें कोई इशू नहीं है कि कोई भी बंदा जो है ना वो, बिल्कुल ऐसे मैं आपको अपना बता देता हूँ कि मेरा फिज़िकल साइंसेज से मेरा बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे मैं जो मेरी रिसर्च है वो ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, सेमीकंडक्टर्स, और इसमें फिज़िक्स भी है, इसमें केमिस्ट्री का भी है यूज़, इसमें मटेरियल साइंस भी है, इसके अंदर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करना पड़ता है, सिमुलेशन का काम भी है। हाँ, ओवरऑल हर चीज़ ही शामिल है। डेफिनेटली तो आपको मल्टीपल चीज़ें सीखने का मौका मिलता है।
अच्छा, चलें अब थोड़ा सा ये एंड पे बता दें कि आपको यहाँ पे सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी है ऑस्ट्रेलिया में? डेफिनेटली टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ इन्वायरमेंट की बात की है तो मैं ज़रा दोस्तों को इन्वायरमेंट भी दिखा दूँ कि ये जो है ना हमारा इधर टाउन्सविल बीच पे हम बैठा हुए हैं, तो ये इन्वायरमेंट तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये सबसे अच्छा आपको ये लगा, तो पाकिस्तान का सबसे क्या मिस करते हैं आप? डेफिनेटली हर वहाँ के भी अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं, इधर के भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बंदा यहाँ पे ओवरसीज़ आके मिस करता है वो फैमिली है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, और आप एक टाइम गुजरा होता है एक जगह पे, तो अटैचमेंट होती है। तो ये चीज़ जो है ना वो इंसान मिस करता है। बिल्कुल ऐसे ही।